इस विषय में सामान्य जानकारी में आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुप्त काल। गुप्त काल के एपिसोड नंबर 1 की बात करेंगे आज, जिसमें गुप्त काल के जो प्रमुख शासक थे उसका आज अपन अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ाते हैं। इसमें जैसे गुप्त काल की कला और साहित्य और वास्तुकला, जो फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर आता है फर्स्ट पेपर में, इसमें ये तीनों चीजें पूछी जाती है, कला, साहित्य और वास्तुकला की। तो हम पहले गुप्त काल के जो प्रमुख शासक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो प्रथम जो शासक है वो है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने ही की थी। गुप्त काल की गुप्त वंश की उपाधि की बात करें तो इसको जो उपाधि मिली थी वो थी महाराजा की, और जो इसकी जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। चीनी यात्री था एक, जो श्रीगुप्त के समय भारत आया था। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण के बारे में बताया। गुप्त शासक के लिए इति सिंह ने चैलकेतु के नाम का भी उल्लेख किया है। श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए नालंदा के पूर्व में मरगशिकावन के निकट एक मंदिर भी बनवाया था, निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? जो चीनी यात्री आते हैं उसके विश्राम गृह के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। डॉक्टर केपी जायसवाल व स्मिथ के अनुसार, दोनों जो इतिहासकार हैं इनके अनुसार, डॉक्टर केपी जायसवाल व स्मिथ के अनुसार गुप्त श्रीगुप्त को लिच्छियों का सामंत भी कहा जाता है। पहले क्या थे, लिच्छियों के सामंत रहते थे, उनके पास रहा करते थे। आगे नेक्स्ट बात करेंगे। आगे नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो प्रमुख जो पॉइंट पढ़े अपन श्रीगुप्त के बारे में, एक तो अपन ने यहाँ अध्ययन किया संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ थी, तो संस्थापक के श्रीगुप्त संस्थापक हो जाएगा, राजधानी अयोध्या हो जाएगी, और महाराजा की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। चैलकेतु के नाम से भी श्रीगुप्त को जाना जाता था, और मरगशिकावन के निकट नालंदा में मरगशिकावन के पास से एक मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? श्रीगुप्त ने करवाया था, चीनी यात्रियों के लिए। और छठवा जो लिच्छियों का सामंत भी इसको कहा जाता है। आगे नेक्स्ट बात करें तो घटोत्कच, ये दूसरा शासक है गुप्त वंश का, जो कि श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। इसने भी महाराजा की पदवी धारण की थी, और गुप्त लिच्छवी संबंध का प्रारंभ इसके शासनकाल से ही माना जाता है। संबंध बन गए थे इनके समय से। श्रीगुप्त के समय तो केवल ये सामंत थे, बाद में इसका संबंध विवाह वगैरह होने लग गया वापस। आगे नेक्स्ट बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यारोहण के समय गुप्त संवत का आरंभ 319 से 20 ईस्वी के मध्य माना जाता है। गुप्त व शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर मिलता है। शक संवत की बात करें तो इसकी स्थापना 78 इसमें कनिष्क ने की थी, जबकि राजा विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। इसने सोने के सिक्के भी चलाए, और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लिच्छवी राजकुमारी है उसके साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त ने सिक्के पर लिच्छवी शब्द अंकित करवाया, और कुमार देवी की आकृति भी
इसमें जो सिक्का था उसमें बनवाई थी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो इसका जो राज्य विस्तार था वो प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध तथा बंगाल के कुछ भागों तक था, जबकि दक्षिण पूर्व भाग के मध्य प्रदेश तक भी इसका विस्तार फैला हुआ था। इसके बाद जो शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक आता है वो आता है समुद्रगुप्त। इसकी जो रानी थी उसका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी का पुत्र था ये, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत के 9 राज्यों, उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण के 12 राज्यों पर इन्होंने विजय हासिल की थी। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा है। भारतीय नेपोलियन इसे कहा है, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। अब इसके दरबार में, किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार हरिसेन नामक एक मंत्री व दरबारी कवि भी था। समुद्रगुप्त की विजय का विवरण की बात करें तो अपने को इसका पूरा जो विवरण है वो मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति में। हरिसेन द्वारा लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति। कवि संधि विग्राही के अशोक के कौशाम्बी में उत्कीर्ण कराया गया था इसको। बाद में जो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसको इलाहाबाद के किले में लगाया गया था। जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा की जो चंपू शैली है, चंपू शैली दोनों में लिखा गया। नेक्स्ट बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सागर जिले में एरण अभिलेख तथा विभिन्न प्रकार की मुद्राओं जैसे गरुड़, धनुर्धारी, अश्वमेध, व्याघ्रहनन, वीणावादन प्रकार की मुद्राओं से समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है। इलाहाबाद की प्रशस्ति अभिलेख से भी हमने को जानकारी मिलती है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि नागवंश के 2 जो राजाओं थे, पहला अच्युत और नागसेन को इन्होंने परास्त किया, इसलिए इसको आर्यावर्त का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें पंजाब के गणतंत्र तथा कुछ सीमावर्ती राज्यों को भी इन्होंने जीता था द्वितीय चरण में। और तीसरे चरण में विंध्य क्षेत्र के 8वें राज्यों पर विजय प्राप्त की। चौथे चरण में बात करें तो पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था। पांचवें चरण में उत्तर पश्चिम में कुछ विदेशी राज्यों को भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट पार्ट में अपन समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो विजय जो नीति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 2